चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि कौन मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट को अपने में से पास करता हो, कौन नहीं। इट मींस मटेरियल सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। एक जो अपने में से करंट को पास करे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर जो अपने में से करंट को पास ना करे वो इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ गुड कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं। बैड कंडक्टर तो कितने टाइप का होगा अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। बैड कंडक्टर से हमको कोई लेना नहीं। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मटेरियल है वो भी दो टाइप के होते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, और कुछ मटेरियल ऐसे जो लिक्विड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ गुड कंडक्टर भी दो टाइप के। एक वो गुड कंडक्टर जो अपनी सॉलिड फेस में फिजिकल स्टेट सॉलिड है उसकी, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। दूसरा, या तो हम उसको लिक्विड स्टेट में लाएं, जैसा हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट में या डिजॉल्व स्टेट में लेकर के आए, तो उस मटेरियल को भी गुड कंडक्टर बोलेंगे। फिजिकल स्टेट चेंज होने से उसकी कंडक्टिविटी तो प्रेजेंट है, मींस उसमें करंट फ्लो होता है। फिजिकल स्टेट क्या है उससे क्या लेना देना। फिजिकल स्टेट अगर चेंज होती है तो यहाँ पर दो टाइप के कंडक्टर है। एक वो कंडक्टर जो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, जो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। दूसरा लिक्विड फेस मोल्टन स्टेट और उसका एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर दे अपने में से, उसको बोलते हैं लिक्विड फेस का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फेस में जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करते हैं, पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने में से करंट को पास करता है। मींस उस प्रॉपर्टी का नाम हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और उस मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टर। जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे, मतलब उसके पास कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, मींस वो कंडक्टर। और जो ऐसा ना करे वो इंसुलेटर। तो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कंडक्टर होते हैं, मेनली ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सॉलिड फेस में जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा वो अपने में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्लेस करोगे, टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, ये सॉलिड कंडक्टर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेंगे और सीक्वेंस में वाइब्रेशन करेंगे, मींस अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक पास करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है सॉलिड स्ट्रक्चर में या सॉलिड फेस में। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंसी सेल में बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं सॉलिड कंडक्टर में, तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। उसकी फिजिकली स्टेज में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर जब इसमें कोई केमिकल या फिजिकली चेंज नहीं होगा, मतलब जो मटेरियल जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें से करंट पास होता रहेगा। नंबर 4 इसकी प्रॉपर्टी है कि जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो रेसिस्टेंस पैदा होगा, क्योंकि जिसके पास करंट फ्लो करने की
प्रॉपर्टी है, उसके पास कुछ परसेंट रेसिस्टेंस भी होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से समझते हो। रेसिस्टेंस का मतलब है कि जिस कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसमें फ्लो होंगे, या ऐसा बोलते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसी पार्टिकल के मॉलिक्यूल जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, उसी पार्टिकल के मॉलिक्यूल इस करंट के मार्ग में, करंट के पाथ में बैरियर की तरह काम करेंगे, उसको रोकेंगे, रोकने का काम करेंगे, डैमेज करेंगे, मींस बैरियर की तरह काम करेंगे, करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। उसी को हम बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस। इसका मतलब जो मटेरियल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके पास रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी भी होगी, और रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। तो हम ऐसा लिखते हैं CR इक्वल टू 1। अब मान लीजिए किसी कंडक्टर के पास 100% कंडक्टेंस है, मीन्स उसमें रेसिस्टेंस 0। 100% कंडक्टेंस है तो रेसिस्टेंस उसका 0 है। और किसी के पास अगर 100% रेसिस्टेंस है तो उसकी कंडक्टेंस 0 होगी, जैसे इंसुलेटर। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं C इक्वल टू कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम C से, C इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे का इनवर्सली होता है। तो समझाने का मतलब है कि कंडक्टर में, जो सॉलिड कंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं, जब सॉलिड कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो रेसिस्टेंस भी उसका एक फैक्टर होता है जो कंडक्टेंस को डिक्रीज करता है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स। अब ये देखेंगे रेसिस्टेंस की किस पर डिपेंड है। तो रेसिस्टेंस सॉलिड कंडक्टर, अलग अलग टाइप के कंडक्टर में रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पर है। अगर आप यहाँ बात करोगे सॉलिड कंडक्टर में कि रेसिस्टेंस को कौन इफेक्ट करता है, तो रेसिस्टेंस सॉलिड कंडक्टर में टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सॉलिड कंडक्टर की बात है। सॉलिड कंडक्टर में रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। या आप उस सॉलिड कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, करंट फ्लो करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ये सॉलिड कंडक्टर के कॉन्सेप्ट। क्लियर? पहला पॉइंट क्या है, सॉलिड कंडक्टर में, सॉलिड फेस में वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में जब आप उस मटेरियल को प्लेस करोगे तो उसके मॉलिक्यूल करंट के पाथ में बैरियर की तरह काम करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस कंडक्टेंस का अपोजिट, मींस इक्वल टू 1/r। और सॉलिड कंडक्टर के अंदर फिजिकली और केमिकली कोई चेंज नहीं। आगे चलते हैं। दूसरा टाइप का कौन है, कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर तो है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। या तो आप उसको मोल्टन स्टेट में ले जाएं, या उसको, मोल्टन मीन्स लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट करें सॉलिड से, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। या फिर उस मटेरियल को आप क्या करें, एक्वा सॉल्यूशन मींस वाटर में उसको डिसॉल्व करें, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, बट लिक्विड मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे उनको, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट
सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, वो लिक्विड फेस में होगा। अब लिक्विड फेस में होगा तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे NaCl का एग्जांपल है। NaCl सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रखा है? क्लोरीन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, मींस इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। तो सॉलिड फेस में ये इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होगा। बट लिक्विड स्टेट में क्या होगा? Na+Cl माइनस, डिसोसिएशन होगा आयन से, और उस कंटेनर के अंदर 2 आयन। जब आप इसको इस तरह बीकर में लेकर के 2 टर्मिनल लिफ्ट करेंगे, कैथोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होगा, मींस इसमें करंट फ्लो होगा। और सोडियम जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड टर्मिनल के साइड मूव करेगा, और नेगेटिव आयन एनोड टर्मिनल के साइड मूव करेगा और करंट को फ्लो करेगा। मींस इसमें करंट कैरिंग मटेरियल कौन है? आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे मटेरियल जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उनमें आयंस के कारण करंट फ्लो होता है, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो उनके पास है ही। तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी आयंस, और दोनों ही आयंस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयंस के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं से रिलेटेड हमारी यूनिट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। यहां पर हमने बोला था कि जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो मॉलिक्यूल रेसिस्टेंस पैदा करते हैं, उसमें करंट फ्लो करने के उसको डैमेज करते हैं, तो यहाँ भी रेसिस्टेंस तो होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 2 टाइप का रेसिस्टेंस होता है, 2 टाइप का रेसिस्टेंस होता है। यहाँ तो एक ही रेसिस्टेंस है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड स्टेट में जब हम किसी में करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर डायग्राम बना के समझाता है। तो यहाँ 2 टाइप का रेसिस्टेंस होता है। एक आउटर रेसिस्टेंस, ये वायर वगैरह सब है, इनका भी रेसिस्टेंस। और ये जो सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन या ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें जो मटेरियल 20 टेरावाट वगैरह आयन, इनका भी रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 टाइप का रेसिस्टेंस, आउटर रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। एक को बोलते हैं ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक को बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब यहाँ कितने रेसिस्टेंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट में? 2 टाइप, कैपिटल आर जो यहाँ बात की, स्मॉल आर। तो यहाँ भी रेसिस्टेंस है, लेकिन यहाँ का रेसिस्टेंस अपोजिट काम करता है सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन। सॉलिड कंडक्टर होगा तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। वहां कंसेप्ट अलग है। यहाँ आप इस मटेरियल, इस लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो फेमस है रूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी मींस जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो तेजी से फास्ट फ्लो करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तेजी से फ्लो करेंगे, तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर T इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स में T इक्वल टू 1/R होता है। रेसिस्टेंस का टेम्परेचर इनवर्सली होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। दूसरी चीज,
इसमें फिजिकली केमिकली चेंज नहीं होता था सॉलिड फेस में। लिक्विड फेस में केमिकली चेंज, मतलब सोडियम कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा, क्लोराइड आयन मतलब जो भी नेगेटिव आयन होगा वो एनोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। वो अलग स्टोरी है, वो बाद में समझेंगे। यहाँ पर हम समझ रहे हैं सॉलिड कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। इसको मेटालिक कंडक्टर भी, सॉलिड कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर के नाम से भी फेमस है, और ये लिक्विड स्टेट में जो कंडक्टर, तो इसको आप नोट करिए 2 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन की स्टडी करेंगे, तो यहाँ से जितने कंसेप्ट मैंने समझाए आप उसको नोट करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का आपके पास समय है। ये मेटेलिक कंडक्टर मींस सॉलिड कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस। 4 पॉइंट के बेस पर इनमें डिफरेंस है। सीधा सीधा करंट कैरिंग रेसिस्टेंस के बेस पर और टेम्परेचर के बेस पर। एक में कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, एक में कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, नोट किया होगा आपने सबने। अब आता है हमारे सिलेबस में यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर का रोल नहीं है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर को अलग से यूनिट है, अलग से उसकी स्टडी है। और वैसे भी फिजिक्स में आप मेटेलिक कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में जो यूनिट है उसका नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसलिए हमारा सिलेबस की स्टडी है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का अभी आपको डेफिनेशन समझाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सिंपल सी थिंग है। जो मटेरियल सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का अफेक्ट कर देता है, डिसॉल्व मोल्टन स्टेट में वो आयोनाइज हो और आयन के कारण उसमें करंट फ्लो हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बेस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी हो सकता है। तीनों ही कैटेगरी में आपको इलेक्ट्रोलाइट के दर्शन होंगे। जैसे अब पहले क्लासिफिकेशन कर लें यहाँ पर, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके एग्जाम्पल ले लें। तो कोई किसी एग्जाम्पल में आएगा, कोई किसी एग्जाम्पल में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएशन के कंसेप्ट के 2 टाइप, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो इनटू देयर आयंस, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, बट दे आर एसिड। ये किस क्वालिटी में आते हैं, एसिड है। क्योंकि अभी आपको समझा है इलेक्ट्रोलाइट तीनों कैटेगरी में होंगे, एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं और साल्ट भी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दूसरे के पास चले, NaOH, KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये किस कैटेगरी में है, बेस। अब साल्ट की बात करें, NaCl, NH4Cl, CH3COON, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, CH3CONA, सोडियम एसीटेट,
ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट दे आर साल्ट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो डिसॉल्व स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज हो, 100% डिसोसिएशन हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। जिसका डिसोसिएशन क्या हो, लेस देन 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका डिसोसिएशन डिसॉल्व स्टेट में लेस हो, लेस देन 100%, कंप्लीट आयोनाइज्ड ना हो। इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बेस के पास जाओगे तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस का एग्जांपल। एसिड में जाओगे तो CH3COOH, ये बेस है, ये एसिड, ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होते, कभी तो 5% होंगे, कभी 10% होंगे। और इन्हीं की यूनिट है, इन्हीं के बारे में बहुत सारी चीजें इस यूनिट में, क्यों कि इनके साथ प्रॉब्लम है। ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो केस आसानी से सॉल्व होगा इजीली। लेकिन ये है कि इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 100% डिसोसिएट नहीं होते थे। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। दोनों के एग्जाम्पल बोर्ड पर बने, शॉर्ट नोट आप एंट्री करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ, हर सदा अपना नेट चेक कर। मेरे यहाँ इतनी तेज स्पीड से नेट चलने में लगा है। मेरे यहाँ स्पीड सही है, वही चेक कर, हो जाएगा अपने आप ठीक। चलिए भाई, नोट करिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रोलाइट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, और इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल सहित बोर्ड पर लिखे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बोर्ड पर लिखे। दोनों को नोट करिए 2 मिनट के अंदर। उसके बाद अगली बात करते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, कैसे गेन करेगी, कैसे उसको एक्सप्लेन करें। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस में डिसोसिएट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी। यहाँ पर यूनिट में कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी से। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अपने में से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। तो वो कंडक्टेंस को ना कर पाए कोई मतलब नहीं, फिर उसकी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंडक्टेंस की स्टडी करना है। जो प्रॉपर्टी कंडक्टेंस की रखेगा उस इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करना। तो कंडक्टेंस जो है सी से रिप्रेजेंट होगी। और कंडक्टेंस का दुश्मन कौन है? कंडक्टेंस का दुश्मन होता है रेसिस्टेंस। मतलब कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। कंडक्टेंस 100% है तो रेसिस्टेंस होगा ही नहीं। अब इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड किस पर है, पहले वो बात करेंगे। ये कोई बीकर है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। हम एग्जांपल लेते हैं,
NaCl का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा Na प्लस Cl माइनस, डिसोसिएशन हो गया, होगा डिसोसिएशन, जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये हो गया डिसोसिएट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, इसे डिसॉल्व स्टेट में पता नहीं चलता, जब उसमें करंट फ्लो करेंगे तब पता चलता है कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। तो आपने इसमें क्या किया, दो टर्मिनल, एक जिसका नाम है कैथोड और दूसरे का नाम है एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बना कैथोड और ये टर्मिनल बना एनोड, और इस तरह आपने एपरेटस को फिट किया। और जैसे ही इसमें बैटरी के थ्रू करंट पास किया तो यहाँ चेंजिंग होने लगा केमिकल। क्या चेंजिंग होने लगा, Na अब जब डिसोसिएट हुआ तो NaCl आयोनिक कंपाउंड था, NaCl कैसा कंपाउंड था, आयोनिक। Na ने अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को शिफ्ट कर रखे थे, और जैसे ये बीच में से ब्रेक हुए तो क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, सोडियम बना पॉजिटिव आयन। अब जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मींस उसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन। और बैटरी के अंदर कौन सा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच कैथोड टर्मिनल होता है, मींस इसको इलेक्ट्रॉन कैथोड टर्मिनल से मिल सकते हैं, इसलिए सोडियम उधर भागने लगता है। तो जितने भी इसमें पॉजिटिव सोडियम आयन है वो किधर शिफ्ट होंगे, कैथोड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगे, ये केमिकली चेंज। तो कैथोड पर क्या होगा, एक कैथोड कौन जाएगा कैथोड पर, पॉजिटिव आयन, जो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के भागा है, क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, Na सॉलिड। अब यहाँ अजब गजब स्टोरी है, जो मटेरियल जिससे इलेक्ट्रॉन गेन करता उसी पर डिपॉजिट, जैसे सोडियम आयन था पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, कैथोड टर्मिनल की तरफ भागा, और कैथोड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का सोर्स था, बैटरी के पास टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जाएगा कहाँ, अरे कहीं नहीं जाएगा, इसी में डिपॉजिट होने लगा। तो सोडियम कहाँ डिपॉजिट होगा सॉलिड फेस में, कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा, उसकी स्टोरी खत्म। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, ये तो आपके दिमाग का काम है कि आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करता है तो ऑक्सीडेशन हो कि रिडक्शन हो, बोलिए मैंने सही लिखा या गलत, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो इसको बदलिए, आपको यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये करेक्ट डेफिनेशन है, किसी ने लिखा है उसमें। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ सोडियम की स्टोरी खत्म हुई, सोडियम आयन सॉल्यूशन से कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट। दूसरी चीज, इसमें दो कंसेप्ट, अगर आप सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में लेंगे, मतलब वाटर में डिसॉल्व ना करें, क्योंकि इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के दो तरीके, एक हीट सप्लाई का मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, खुद लिक्विड हो गया, और हम उस टाइम इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें वाटर अमाउंट नहीं है, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसकी स्टोरी अलग होगी, कैथोड पे
कोई और डिपॉजिट होगा, ए नोट पर कोई और डिपॉजिट होगा। कौन डिपॉजिट होगा? डिपॉजिट वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हायर, वो जल्दी से डिपॉजिट हो। तो देखते हैं, अभी हम NaCl के मोल्टन स्टेट की स्टोरी सुन रहे हैं। तो ये है, ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, वो कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा, रिडक्शन प्रोसेस। एट एनोड, एनोड पर क्या, एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर क्लोरीन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसको सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है? क्योंकि इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो लेगा ना जिसके पास सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छुड़ाएगा, बोलेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेगा क्लोरीन को, भाई मैं तुमको इलेक्ट्रॉन क्यों दूं? तो वो बोलेगा मैंने सोडियम को दे दिया अपने पास, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिटर्न करके जाएगी। क्लोरीन कहाँ जाएगी? एनोड पर। ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और अपनी एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस। एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम क्लोरीन से क्या होगा? दो चाहिए, क्योंकि Cl2 मॉलिक्यूल मींस वो गैस फॉर्म में मॉलिक्यूलर स्टेज में होती है। ये दूसरी क्लोरीन भी गई, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। मतलब इसको आप टोटली ऐसे लिख सकते हो, 2Cl माइनस, ये डोनेट किए, Cl2 गैस, ये Sp2 होगी क्योंकि गैस फॉर्म में है, और ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज। ये है ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। बस कहानी खत्म। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, बस इसमें करंट फ्लो हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? एनोड टर्मिनल। क्यों? कि कैथोड ने इलेक्ट्रॉन सोडियम को दिया। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑपर है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है? आयंस के कारण। और इसकी कंडक्टेंस पूरी यूनिट में बार बार बोलेंगे, आज यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन आयंस। किस पर डिपेंड है कंडक्टेंस? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आयंस पर डिपेंड है। आयन के नंबर ज्यादा होंगे, ग्रेटर द आयन हायर द वैल्यू ऑफ आयंस, हायर इज कंडक्टेंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक हायर होगी। दूसरी, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्यों? कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। आयन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, आयन फास्ट मूव करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो ये दो इसके इफेक्टिंग फैक्टर्स है। अब इफेक्टिंग फैक्टर में पहला क्या है कि आयंस के नंबर पर डिपेंड है कंडक्टेंस। मतलब आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? आपके पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है तो देयर कंडक्टेंस हायर होगी, क्योंकि उसका डिसोसिएशन 100% होता है। और अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयन के नंबर कम होंगे, आयन के नंबर कम होंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। इस तरह यहाँ पर हम कंडक्टेंस के जो दो इफेक्टिंग फैक्टर है जो पूरी यूनिट में हमको स्टडी करना है, उसकी हमने स्टडी की NaCl के एग्जाम्पल से। जिसे इसको नोट करिए, 2 पॉइंट में आपको बोल दूंगा, उनको लिखिए। बोर्ड पर से डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब इसमें लिखिए, क्या लिखना है लिखिए। बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए और लिखते भी चलिए। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स depends upon number of ions
greater the extent of ion, greater the extent of ions, higher is conductivity, higher is conductance. जितने ज्यादा नंबर में आयन होंगे, एक्सटेंशन होगा आयंस में, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। दूसरा इसका फैक्टर है टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए NaCl के एग्जाम्पल से हमने दो फैक्टर समझे, और तीसरा इसमें लिख लीजिए, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हायर होती है क्योंकि वो आयोनाइज, उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत हायर होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, क्योंकि आयन पर डिपेंड है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में कम होगी, लेस होगी। हाँ, अगर आपने उसको फिर डिसोसिएशन इंक्रीज किया किसी भी पैटर्न से, किसी भी तरीके से उसके आयन के नंबर इंक्रीज करने लगे, तो उसकी कंडक्टेंस फिर इंक्रीज होगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हायर होती है क्योंकि उसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। चलिए, बोर्ड पर से नोट किया आपने, नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। अगला, अब यहाँ पर कंडक्टेंस के फार्मूले ला, इसमें से कुछ फार्मूले तो आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं, मैं वापस से उनको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि वो अपने भी काम के हैं। यहाँ पर कंडक्टेंस इनवर्स टू द रेसिस्टेंस, ये फार्मूला आगे रन करेंगे। अब आपको ये चीज समझ में आती है कि कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टेंस का इनवर्स क्या होता है, रेसिस्टेंस, दोनों चीज आपको समझ में आती है। बट रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का अपोजिशन है, करंट का अपोजिशन है, अपोज करता हमेशा, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ ओम्स लॉ है, V proportional to I, पोटेंशियल I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा ओम्स का लॉ है। अब समस्या ये आती है कि ये ओम्स का लॉ, इसकी एप्लीकेशन ओम्स लॉ सॉलिड कंडक्टर के लिए, दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, उसकी कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखा हुआ ओम्स लॉ सॉलिड के लिए है। और साथ में ऐसा बोला है फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, फिजिकल स्टेट भी चेंज नहीं होना चाहिए मटेरियल, तब ओम्स लॉ अप्लाई होता है। तो हमारी समस्या तो कुछ और ही, हमारे पास तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट तो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, तो उसकी पहली कंडीशन तो वही खत्म हो गई। दूसरी चीज, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज, फिजिकल केमिकल चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर अप्लाई होगा? क्योंकि कम कंडीशन वाला जो रूल होता है वो 100% अप्लाई नहीं होगा। फिर भी ऐसा बोलते हैं कि सिलेबस में जो चीजें हैं उनकी स्टडी हमको करना पड़ती है, हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? हमारी मजबूरी स्टडी करना है, पढ़ना जरूरी नहीं है, स्टडी करना जरूरी नहीं है, स्टडी करना हमारी मजबूरी। इसीलिए हम जानबूझ के इतनी देर तक स्टडी करते रहते हैं, समझ में आए या ना आए। और रेडीमेड हमारे पास सब बहाने हैं, कल हम क्यों नहीं आए, उसके पहले हम क्यों नहीं आए, हमें क्या प्रॉब्लम थी, वो तो सारे रेडीमेड बहाने हैं आपके पास।
तो यहाँ ओम्स लॉ पर आते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी में प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता है और फिर क्या रखता है, V इक्वल टू RI। R क्या है, R का मतलब रेसिस्टेंस, R का मतलब है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफ द कंडक्टेंस, उसका पहले फार्मूला हम लिख चुके। अब रेसिस्टेंस कौन पैदा करता है, रेसिस्टेंस पैदा करता है मटेरियल के मॉलिक्यूल। अच्छा, कंडक्टेंस कौन पैदा करता है, अरे कंडक्टेंस भी तो वही पैदा करता है मटेरियल के पार्टिकल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोनों, कंडक्टेंस भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो रेसिस्टेंस भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दोनों ही मटेरियल के अंदर होती है। हमको तो केवल स्टडी करना है। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, आर। आर का फार्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू वी बाई आई। वी फॉर वोल्ट पता है आपको, आई फॉर एम्पियर इन करंट। तो रेसिस्टेंस क्या बन जाएगा, 1 ओम। 1 ओम ये रेसिस्टेंस की यूनिट है। अगर आप किसी मटेरियल के अंदर 1 वोल्ट का करंट 1 एम्पियर के साथ फ्लो करें तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल होगा। रेसिस्टेंस का अपोजिट कौन है, रेसिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस है। तो जैसे रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट। बाद में इसके साइन को चेंज कर लिया, साइन वगैरह कुछ ले आए, बट पुराना साइन इसका क्या है, मो। इस तरह ये रेसिस्टेंस के बारे में है। रेसिस्टेंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिक्स में बहुत इसका डिटेल स्टडी है, इसलिए केमिस्ट्री में हम केवल इतनी स्टडी करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है। अब रेसिस्टेंस समझ में आया तो कंडक्टेंस उसका अपोजिट है, दोनों की यूनिट आ गई। यहां पर रेसिस्टेंस भी 2 टाइप का हो जाता है। रेसिस्टेंस कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का। एक जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, उसको लेकर के। तो ये सारी चीजें आपको पता है। रेसिस्टेंस की हम यूनिट ले आए और रेसिस्टेंस करंट का दुश्मन है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब और ये भी है कि इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो हम ओम्स लॉ की बात करते हैं वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ कम कंडीशन वाला है। ओम्स लॉ कैसा है, कम कंडीशन वाला लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेसिस्टेंस की बात करें कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का क्या रिलेशन। रेसिस्टेंस नॉर्मली हम रेसिस्टेंस बोलते हैं जो करंट का अपोजिशन करे, रेसिस्टिविटी पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, पता है सबको। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल 1/a। एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल L/a। कांस्टेंट पुट अप करिए और यहां से प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करिए, आर इक्वल टू रो L/a। रो रेसिस्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो का फार्मूला कैलकुलेट कर, रो इक्वल टू आर इंटू L/a। देखना भाई गड़बड़ ना हो जाए, क्या है, रो का फार्मूला इधर है, रो किसके मल्टीप्लिकेशन में है, फार्मूला इसमें से रो का फार्मूला इधर लाइए, तो यहाँ लिखते हैं रो इक्वल टू ये किसके मल्टीप्लिकेशन में, एल के।
तो एल तो अपॉन में आएगा, ये आ गया इसके मल्टीप्लिकेशन में ए आर ए। चलिए ये फार्मूला आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, इतने भी अपन कमजोर नहीं है। आर ए बाय एल, ये इधर आ गया, बदल जाएगा, ये होगा मेरे हिसाब से रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इसमें क्या करें, ए को क्या लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल को क्या लें 1 सेंटीमीटर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये दोनों यूनिट हो गए सेंटीमीटर में सीडीएस सिस्टम में, तो रो किसके इक्वल होगी, रो तो आर के इक्वल हो गया। मतलब ये तो फालतू फर्जी कंसेप्ट है कि रो अलग है ना रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी अलग है। अरे रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस एक ही बात है, लेकिन जब ये यूनिट हो तब, और अगर ये डिफरेंट होंगे चेंज हो जाएंगे तो फिर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। मीन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या है कंडक्टर की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उसी का नाम रेसिस्टिविटी। ये 1 मिनट के अंदर नोट करिए, फिर इस फार्मूले को लेकर के आगे चलते हैं। जैसे कंडक्टेंस का इनवर्स क्या है, कंडक्टेंस का इनवर्स रेसिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का इनवर्स कौन होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, उसका फार्मूला लाएंगे, नोट करिए। ये सब आपके पास फिजिक्स में आप स्टडी कर चुके हो, वही से मैंने आपको समझाया, लेकिन ये फार्मूले हम सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन में स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये कितने अप्लाई होंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट ही जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले फार्मूले को यूज करें, इनको मिटा देते हैं, आपने लिख लिए, इसको भी हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। ये फार्मूला अपने को काम आएगा, इसको हम ऐसा लिखा देंगे। अब बात करें, जैसे यहाँ लिखा कंडक्टेंस इनवर्स टू द रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, तो रेसिस्टिविटी का इनवर्स भी तो कोई होगा, तो रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, के से, और के कप्पा से लिया, कहां से लिया है, के ए डबल पी से कप्पा, कप्पा से के लिया, इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा मत बोलना, के इक्वल टू। अब जैसे ये फार्मूला है, यहाँ सी था तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा हुआ के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रो। जैसे कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का इनवर्स है, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिस्टिविटी का इनवर्स होगा। रेसिस्टिविटी का फार्मूला से यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो तो नया फार्मूला आ जाएगा, के इक्वल टू 1 बाय आर ए अपॉन एल। बदल लो इसको, तो के इक्वल टू, ये बन गया 1 बाय आर, और यहाँ बन जाएगा एल बाय एल, ऊपर चला जाएगा ये भी। चलिए भाई, ये फार्मूला आपको जिंदगी भर काम आएगा, जब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक इस फार्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा, पूरी यूनिट में ये फार्मूला चलेगा। अब इसमें सारी चीजें समझ लीजिए, कौन क्या है, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 बाय आर, 1 बाय आर तो सी के इक्वल, मतलब ये 1 बाय आर सिंपल कंडक्टेंस, और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको अलग से लिखना पड़ेगी, इन सबको हटा देते हैं। हटाने के बाद आप इसकी बात करते हैं फार्मूले की, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे कंडक्टेंस के, मोलर कंडक्टिविटी के, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के का फार्मूला आपको बार बार लगेगा, और जेईई मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, आए हैं, इस साल भी आए थे, बिफोर लास्ट ईयर भी। तो k इक्वल टू 1 बाय आर, तो k इक्वल टू 1 बाय आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, c, तो वहां लिखा हुआ है c इक्वल टू 1 बाय आर। अब ये क्या है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये क्या है,
नॉर्मल कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब भाई ये सेल कांस्टेंट बीमारी क्या आ गई, एक सेल बनाओ, अब सेल कांस्टेंट समझ में आएगा। ये सेल, ये इसके अंदर सॉल्यूशन, ये दो टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल बनी। इस सेल के अंदर इसको बोला सेल कांस्टेंट। तो ये क्या है सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट का मतलब है एल अपॉन ए। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं सेल के अंदर, चाहे करंट फ्लो करो कुछ भी करते रहो। अब ए क्या है? ए इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ इनटू वेट। ये ए इस इलेक्ट्रोड का एक का क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। और ये सेल के अंदर कांस्टेंट मानी जाती है, वेरिएबल होगी ना होगी ये तो सेल पर डिपेंड है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में बोल दिया कि कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट ही रहेगी। कोई भी मटेरियल आपका कहना नहीं सुनता है। इसलिए ए और एल ये सेल के अंदर कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इसको एल अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। ए क्रॉस सेक्शन एरिया एल, दोनों इलेक्ट्रोड की लेंथ है वो कभी चेंज नहीं। ये फार्मूला है यहाँ। अब आपकी बुक के अंदर ऐसा भी लिखा है K इक्वल टू सी इंटू बी। बी किसको बोला? सेल कांस्टेंट को। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई? बी का मतलब हो गया एल अपॉन ए। नोट करिए इन सब चीजों को। और ये फार्मूले से हम फिर आगे बात करते हैं, अलग अलग टाइप की कंडक्टिविटी होती है उनकी बात करेंगे। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसके बाद दूसरे टाइप की कंडक्टिविटी आएगी, फिर तीसरे टाइप की कंडक्टिविटी आएगी। नोट करिए तेजी से, वैसे तो सब फार्मूला आप फिजिक्स में स्टडी करते हो, यही केमिस्ट्री में भी है। चलिए नोट किया होगा आपने। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक तो के होती है जिसको आपने स्टडी किया अभी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। दूसरी कंडक्टिविटी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तीसरे टाइप की कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या करें, इन दोनों को एक साइड इधर एक साइड उधर, दोनों को एक साथ स्टडी। तो पहले लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का साइन है, लैम्डा का इनवर्स, लेकिन इसकी टेल ऊपर से गायब है। ठीक इसी तरह यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। आज केवल इनके बारे में समझेंगे, इनके फार्मूले लाएंगे, कल फिर इसकी अपने सिलेबस में डिटेल है वहां बात। लैम्डा इक्यू एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, इसमें भी सॉल्यूशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो आपको सॉल्यूशन बीकर के अंदर तो लेना ही पड़ेगा, आयंस होंगे उसमें, और फिर कंडक्टिविटी क्या है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? यहाँ नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट है, और वहां मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी का कंसेप्ट है। दोनों के फार्मूले आपको पता है अलग अलग। मोलरिटी का फार्मूला यहाँ लिख देता, मोलरिटी इक्वल टू WV अपॉन MP, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये किसका फार्मूला है? मोलरिटी का। नॉर्मेलिटी में क्या है? नॉर्मेलिटी में फार्मूला है WV अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। मतलब डिफरेंस क्या है? मोलर मास और इक्विवेलेंट मास का डिफरेंस। बस यही दोनों कंडक्टिविटी में डिफरेंस। अब पहले बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है K इंटू V। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला है। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है? क्या लिख देते हैं?
K इंटू वी। भाई फार्मूला में कहाँ डिफरेंस है, इसका फार्मूला भी K इंटू वी है, उसका फार्मूला भी K इंटू वी। K हम अभी स्टडी कर चुके हैं, K तो कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू K की वैल्यू पुट अप कर दे, ये K की वैल्यू आ गई इंटू वी। अब बीच में एक स्टेप और है, V वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू K 1000 अपॉन C। इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ बदल के क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझ लीजिए, लैम्डा EQ इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, C क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यहाँ रिप्रेजेंट किस में करेंगे, मोलरिटी, और यहाँ कंसंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट होगा, नॉर्मलिटी। बस यही डिफरेंस है। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन होगी, मोलरिटी में इक्विवेलेंट मास का कोई टेंशन नहीं। तो देखिए ये फार्मूला आया, अब इसको K की वैल्यू रखें तो नया फार्मूला बन जाएगा, लैम्डा एम 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन सी। इसमें भी ऐसे ही फार्मूला बना, लैम्डा इक्यू इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए इंटू 1000 अपॉन सी। फार्मूले दोनों के सेम है, कंसेप्ट भी दोनों का सेम है, केवल डिफरेंट नॉर्मलिटी मोलरिटी। अब C के प्लेस पे यहाँ क्या लिखोगे, C के प्लेस पे यहाँ लिखना पड़ेगा मोलरिटी, और यहाँ के C के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्मलिटी। तो लैम्डा EQ इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी का एक फार्मूला मैंने लिखा है। तो इस फार्मूले से आप क्या पता कर सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसका फार्मूला लाएं, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए 1000 अपॉन C के प्लेस पे कंसंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करोगे, मोलरिटी। दोनों का रिलेशन बना सकते हो, क्या रिलेशन बनेगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा EQ, फार्मूला बन जाएगा, सब कॉमन है, 1/r से 1/r कैंसिल, एल बाई एल कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, केवल नॉर्मलिटी और मोलरिटी ही इसके फार्मूले में बचेगा। तो ध्यान से रखिए, ये इसका इनवर्स है, तो ये कैसे आ जाएगा, मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी। नहीं भाई गलत हो गया, या नॉर्मलिटी ले लो, ये इसके इनवर्स है, और यहाँ ये इसके इनवर्स है, तो मोलरिटी इसके अपोज में है। ये दोनों के फार्मूले हैं, आप नोट करिए, इनकी डेफिनेशन बोल करके समझा देता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द number of ions which are produced, one normality of solution। one normality इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन है, उसमें जितने आयन प्रोड्यूस होंगे वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, एक मोल का सॉल्यूशन, उसके आयन के अंदर, उसके सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन बनेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, इसकी कंडक्टिविटी आयंस की विच आर प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करें और जितने आयन प्रोड्यूस हो उनकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। नोट करिए, आज की स्टोरी यही खत्म करते हैं। कल हम इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी को आगे लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ आइडियाज की स्टडी करेंगे। ओके बाय, सी यू।